हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वी वर डिस्कसिंग MCQs ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ और MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और जनरल नॉलेज से। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। So the first question is, India and Iran signed a long-term contract for operating which port? तो भारत और ईरान के बीच में एक लंबे समय से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ है एक पोर्ट के फंक्शंस के लिए। आपको उस पोर्ट का नाम बताना है। चित्तगांव पोर्ट, शहीद बेहिस्ती पोर्ट इन चाबहार, पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ कराची। सो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईरान की बात हो रही है यहाँ पर। यस, ईरान की बात हो रही है तो ईरान में कौन सा पोर्ट है? दैट इज चाबहार पोर्ट। ठीक है, नाम क्या है पोर्ट का? शाहिद बेहिस्ती पोर्ट इन चाबहार। चित्तगांव की बात करें तो दैट इज इन बांग्लादेश, कोलंबो दैट इज इन श्रीलंका और कराची इज इन पाकिस्तान। सो ये जो चाबहार पोर्ट है ये भारत के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट है बाईपासिंग द कराची पोर्ट, बाईपासिंग द पाकिस्तान। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें सो हियर इट इज। ठीक है, यहाँ पर है आपका चाबहार पोर्ट ईरान का, एंड यहाँ से जो है इंडिया जो है बाईपास करते हुए यहाँ पहुँच सकता है। और ये ईरान का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो इंडियन ओशन को ओपन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी पॉलिसी के चलते हुए ब्रिटिश सरकार ने झांसी को एनेक्स कर लिया था? आप सब जानते हैं जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी से चलते ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और यू ऑल नो कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी ट्रीटीज लाई जिससे वो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको अपने कब्जे में कर पाए। ठीक है, उन्हीं में से कुछ थी जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, परमानेंट सेटलमेंट, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। सो इसमें से कौन सी है जिसके चलते झांसी को जो है वो अनेक्स किया गया था? सो करेक्ट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कहना यह था कि कोई भी रूलर अगर उसकी डेथ हो जाती है विदाउट अ मेल हायर तो उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो सल्तनत है वो ब्रिटिश सरकार अनेक्स कर लेगी। अडॉप्टेड पर्सन को, जो अडॉप्टेड चाइल्ड को जो है लीगल हायर नहीं माना जाएगा। और ऐसा ही हुआ झांसी के साथ, क्योंकि झांसी का कोई भी मेल हायर नहीं था, बायोलॉजिकल सन नहीं था किंग का। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाई थी, किस गवर्नर जनरल ने। सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो ये भी एक ऐसी ट्रीटी थी जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ ब्रिटिश सरकार ने की थी, जिसके चलते वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एक्सटर्नल थ्रेट से, और इसके बदले में उन प्रिंसली स्टेट्स को जो ब्रिटिश सरकार है उसे मेंटेन करने के पैसे देने पड़ते थे। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो भी उन्हें हमेशा अपने आप एक तरह से कहे कोर्ट में रखना पड़ता था। कोई भी डिसीजन हो वो बिना ब्रिटिश सरकार की इंटरफेरेंस के नहीं ले सकते थे। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये थी जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है आपसे, गुलामगिरी एंड शेतकर्चा आसूद कल्टिवेटर विपकॉर्ड आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? सो आपको बताना है कि ये जो दो वर्क है, गुलामगिरी दैट इज स्लेवरी और शेतकाराचा आसूद, ठीक है, कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड, ये किनके द्वारा लिखी गई हैं? डॉक्टर BR अंबेडकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय या ज्योतिबा फूले? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज्योतिबा फूले। ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी और ये दोनों जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो लिखे थे। और ये उनका जो गुलामगिरी जो है वो उनका पहला आप एक तरह से कहें लिटरेरी वर्क माना जाता है जो कि कास्ट सिस्टम को अटैक करता था। ठीक, 1885 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर बॉडीज? तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। सुएज कैनाल आपको बताना है किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? अरेबियन सी, रेड सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। सो इसको एक बहुत निमोनिक, इजी से निमोनिक से आप याद कर सकते हैं, दैट इज MRS। ठीक है, मेडिटेरियन सी रेड सी को कनेक्ट करता है सुएज कैनाल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रूट प्रोवाइड करता है
जो सुएज कैनाल है इट प्रोवाइड्स ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट वीर गाथा? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वीर गाथा? तो कुछ गवर्नमेंटल स्कीम जो बहुत न्यूज में रहती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वीर गाथा प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। टू कंडक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, टू ऑर्गेनाइज essay writing competition on freedom fighters, to promote awareness of India's gallantry award winner among students, to teach students about India's historical monuments। तो आप यहाँ से कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं पता हो तो भी आप बहुत इंटेलिजेंटली गेस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर छुपा होता है। जैसे यहाँ क्या है, प्रोजेक्ट वीर गाथा। वीर गाथा क्या है कि बहादुरी की, ब्रेवरी की बात हो रही है, उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज की बात हो रही है। तो हमारे देश में किन की ब्रेवरी की बात की जाएगी? ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, ठीक है, हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्हीं की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्या कह रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग देना, नहीं, स्टोरीज की बात हो रही है ना, ब्रेवरी स्टोरीज की। ऑर्गेनाइज एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन फ्रीडम फाइटर्स, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इंडियाज गैलेंट्री अवार्ड विनर्स अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, भारत के जो डिफेंस पर्सनल्स रहे हैं उनकी एक्ट ऑफ ब्रेवरी के बारे में, उनके गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में उनकी जो है अवेयरनेस बच्चों के अंदर लाना, ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना और ये जो ब्रेवरी का जो है भावना जो है वो बढ़े। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज अ लाइटनिंग रॉड हेल्प प्रोटेक्ट अ स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्ट्राइक? तो जनरल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जनरल आपके आसपास जो चीज़ें रहती हैं यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, सो उसी से कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लाइटनिंग रॉड किस तरह से, जो लाइटनिंग स्ट्रोक होती है, जो बिजली गिरती है, जब थंडरिंग होती है तो कहीं बहुत बार आपने आवाज़ सुनी होगी तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है कहीं बिजली गिरती है। तो बिजली जब गिरती है उसको बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है लाइटनिंग रॉड। तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर को बचाती है बिजली से, लाइटनिंग स्ट्राइक से? बाय डिफ्लेक्टिंग लाइटनिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बाय स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कैपेसिटर, by attracting lightning and safely channeling it to the ground, by increasing the electric resistance of the building। तो जो भी बिल्डिंग्स रहती हैं उनके साथ जो है लाइटनिंग कंडक्टर इस तरह से आप कहें, जनरली इट इज़ हायर देन द बिल्डिंग की जो हाइट रहती है उससे ये ऊंचा रहता है और नीचे ये ग्राउंड में इसको फिक्स किया होता है। तो जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है बिल्डिंग पे गिरने से पहले ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये उसे चैनलाइज कर देता है इनटू द ग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग द बिल्डिंग। ठीक है, और ये बिल्डिंग से इसका जो है स्पेस होता है, ये टच नहीं करता है बिल्डिंग को। ठीक है, सो आपने सुना होगा कि जनरली जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक होती है वो हायर ऑब्जेक्ट जो बहुत हाइट पे रहते हैं, तभी कहते हैं कि जब बिजली चमके आपको ऊंचे पेड़ों के नीचे या पोल्स के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एवरी जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इट नीड्स अर्थिंग। ठीक है, वो अर्थ को ढूंढता है, वो वहाँ पे जो है एक तरह से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसे जहाँ से भी सोर्स मिलता है वो उस सोर्स के थ्रू जो हायर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इजीली उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसके थ्रू वो अर्थ में जाता है, और यही काम जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर भी करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सीलियक डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये सीलियक डिजीज, बहुत ज़्यादा आपने सेलिब्रिटीज़ का भी सुना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, जब फूड रिलेटेड अवेयरनेस की बात की जाती है तो वहाँ पे भी इसकी बात की जाती है। अब ये सीलियक डिजीज होती क्या है? हाई शुगर कंजप्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन टू ग्लूटेन है, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज है? ठीक है, सो सीलियक डिजीज क्या है? एक्चुअली इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू ग्लूटेन, जो हमारे व्हीट फ्लोर में पाया जाता है ग्लूटेन, ये उससे जो एलर्जिक रिएक्शन है उससे होती है ये पर्टिकुलर डिजीज, दैट इज कॉल्ड सीलियक डिजीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज जिन्हें कंसीडर किया जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं? ठीक है, सो विच गैसेज आर कंसीडर्ड एज अ ग्रीन हाउस गैसेज? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है,
सो ऑल ऑफ दिस ये सभी के सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल 4। ठीक है, तो ब्रॉडली कौन कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन आती है, उसमें और उसमें वाटर वेपर आता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, उसमें इसके एडिशन में आते हैं कुछ सल्फर हेक्साफ्लोराइड और परफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CO2 होगा आपका, मीथेन होगा, ठीक है, देन आपके नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है, साथ ही आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगा। ठीक है, ठीक, ऑल दिस वाटर वेपर भी इंक्लूड होगा उसमें, साथ में आपका ओजोन भी आएगा एंड परफ्लोरोकार्बन, ओजोन भी होगा और परफ्लोरोकार्बन। ऑल दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि बायो टॉयलेट से रिलेशन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपने कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर देखा होगा, इवन उस एग्जाम में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनोकुलम। दूसरी स्टेटमेंट कहती है अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस decomposition which are released into the atmosphere। ठीक है, सो ये दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो डिकम्पोजिशन की बात करें ह्यूमन वेस्ट में, बायो टॉयलेट्स में जो इंडियन रेलवेज में यूज किया जाता है, जनरली इट इज नॉट बाय फंगल इनोकुलम, इट इज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज होता है जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है बायो टॉयलेट्स में। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी कह रही है कि इसका बाय प्रोडक्ट्स क्या है, अमोनिया और वाटर वेपर ओनली। ठीक है, सिर्फ यही दोनों, अमोनिया निकलता है और वाटर वेपर निकलता है, ये दोनों तो निकलते हैं, बट मेनली जो एक तरह से कहें आप मेजॉरिटी किसकी निकलती है, दैट इज ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन की मेजॉरिटी जो बाय प्रोडक्ट है वो निकलती है इन बायो टॉयलेट्स में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही गलत हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल एंड प्रोडक्ट्स हैं, मीथेन है, अमोनिया भी निकल रहा है, वाटर वेपर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल है, तो हमारे लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द 4B मूवमेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरी एम्स। सो 4B मूवमेंट जो न्यूज में रही है वो किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। टू प्रमोट ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज, टू प्रोटेस्ट पेट्रियार्कल एंड मिसोजिनिस्टिक इंस्टीट्यूशन, टू एनकरेज पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू मैरिज इंसेंटिव्स, और डी है टू एनकरेज वुमेन टू परस्यू करियर इन स्टेम फील्ड्स। सो 4B मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। सो 4B मूवमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू, ये यूनाइटेड स्टेट में जो है ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, और इसका जो मेन मकसद था दैट वाज फॉर रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ठीक है, जो भी ट्रेडिशनली आप सब जानते हैं कि अगर हम सेक्स की बात करें तो बायोलॉजिकली देयर आर 2 सेक्सेस, मेल बॉय एंड गर्ल। ठीक है, वो उनको आप बायोलॉजिकल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट जेंडर कब आता है, जब जो सोसाइटी उनके ऊपर नॉर्म्स जो है लगाती है कि एज अ मेल आपको ये काम करना है, एज अ फीमेल आपको ये काम करना है। तो जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उनको जो है छोड़कर जो है ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सिस्टम और मिसोजिनिस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है उनको एक तरह से प्रोटेस्ट, उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है यूएस में स्टार्ट हुई, दैट इज 4B मूवमेंट। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहली कहती है द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस इन द 8th century BC इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जीसस। ठीक है, तो जो भी ओलंपिक गेम्स है वो ग्रीस में स्टार्ट हुई 8th century में। सेकंड कहती है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन पेरिस
थर्ड कहती है द जापान एंड चाइना आर द ओनली एशियन कंट्रीज टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज करेक्ट। सो पहले अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक गेम्स हैं वो स्टार्ट हुई थी ग्रीस में, और पहली गेम हेल्ड भी हुई थी ग्रीस में, नॉट इन पेरिस बट इज इन ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में वो हेल्ड हुई थी, पेरिस में हेल्ड नहीं हुई थी, ग्रीस में इन 1896। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, और पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो जापान एंड चाइना आर द ओनली एशियन कंट्रीज, नहीं, सिर्फ दो एशियन कंट्रीज नहीं, साउथ कोरिया ने भी ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया हुआ है, तो थर्ड भी हमारी गलत हो जाएगी। सो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन कमेटी ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, आर्मी पे स्केल, या कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो कस्तूरी रंगन जो कमेटी निकली थी उसकी जो रिपोर्ट थी दैट वाज रिगार्डिंग जो वेस्टर्न घाट्स हैं भारत के वेस्ट साइड्स में जो माउंटेन रेंज पाई जाती है उनकी कंजर्वेशन के लिए इस पर्टिकुलर कमेटी को बिठाया गया था, और इनकी रिकमेंडेशन भी उन्हीं के बारे में थी। नेक्स्ट है वाधवन पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वाधवन पोर्ट जो है वो कहां पर डेवलप किया जा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या अंडमान एंड निकोबार। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की, पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इस पर्टिकुलर पोर्ट को जो है वो डेवलप किया जा रहा है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स का इनमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दे आर सोन बिटवीन राबी एंड खरीफ, करेक्ट है, ये तो राबी और खरीफ के बीच में ही उगाई जाती हैं। दे रिक्वायर हैवी रेनफॉल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, नहीं, जायद क्रॉप जो है वो ड्राई कंडीशन को भी विथस्टैंड कर सकती हैं, तो दिस इज रॉन्ग। दे ऑफन इंक्लूड सीजनल फ्रूट, यस दिस इज करेक्ट। दे हैव अ शॉर्टर ग्रोइंग सीजन कंपेयर टू खरीफ एंड राबी, यस, क्योंकि खरीफ और राबी के बीच में जो पीरियड रहता है जब फैलो लैंड को छोड़ा जाता है, मोस्टली जो 2-3 महीने का पीरियड रहता है उसमें जायद क्रॉप उगाई जाती है। उनको ना लंबा टाइम चाहिए होता है राइपनिंग के लिए, ना ही ज़्यादा आप एक तरह से कहे रेनफॉल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा जा रहा है नॉट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, थाईलैंड, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। यहां आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज मेक द रीजन ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल जहां पर ड्रग्स की जो है बहुत ज्यादा खेती जो है वो की जाती है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज जो हैं वो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट हैं। ठीक है, सो थाईलैंड इज द पार्ट, म्यांमार और लाओस। तो यहां पर दो ही कंट्री हैं, गोल्डन ट्रायंगल जो है वो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से मिलकर बनता है। और गोल्डन क्रिसेंट की अगर हम बात करें भारत के वेस्टर्न साइड पे, ये तो भारत के ईस्टर्न साइड पे होता है, और वेस्टर्न साइड पे आता है गोल्डन क्रिसेंट जो कि ईरान और अफगानिस्तान का रीजन हो जाता है। ठीक है, तो थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस, तो लाओस तो यहाँ है नहीं, थाईलैंड है और म्यांमार है। तो 1 and 5, ओनली 2, ओनली 3, ओके, नंबर ऑफ कंट्रीज पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ 2 ही हैं, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। और भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है, इसीलिए सबसे ज्यादा आप देखेंगे भारत इस चीज से अफेक्ट होता है। जो भी एक तरह से ट्रेड रूट भारत को चूज किया जाता है इस पूरे ड्रग्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसका बहुत इफेक्ट जो है वो भारत में देखा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। चिकन एग्स कॉरिडोर भी जिसे कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो इट हैज नेपाल टू द वेस्ट, भूटान टू द नॉर्थ एंड बांग्लादेश टू द साउथ। ठीक है, नेपाल, दिस इज कॉरिडोर, आप सी ले लें। ठीक है, भूटान एंड साउथ में आपका बांग्लादेश। ठीक है, वेस्ट
में आपके नेपाल आता है, भूटान टू द नॉर्थ एंड बांग्लादेश टू द साउथ। तो इसमें आएगा हमारा नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, 1, 2 एंड 3। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपके लिए। ये क्वेश्चन क्यों मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रह रहा है। त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हैं। बांग्लादेश से इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात हो, म्यांमार के रीजन की बात हो, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न में अगर कोई भी नई एक्टिविटी होती है, उसका आप जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, बॉर्डर्स की बात करें, उन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मिलिट्री एक्शन अंडरटेकन बाय इंडिया टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। तो गोवा को पोर्टुगीज रूल से आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा लगाया गया था, चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन ट्राइडेंट। सो दैट इज ऑपरेशन विजय। विद रेफरेंस टू बायोफोर्टिफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ दो स्टेटमेंट दी गई हैं बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सी सही है। पहली कह रही है, इट फोकस ऑन इंप्रूविंग ट्रेड्स लाइक यील्ड, रेजिलियंस और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप्स। सेकंड कह रहा है, इट रिगार्डेड एज अ मोर सस्टेनेबल अप्रोच टू एलिवेट मॉल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोफोर्टिफिकेशन होती क्या है। बायोफोर्टिफिकेशन है कि अगर कोई क्रॉप है, उसमें मिनरल्स को एनहांस करना है, उसके आप एक तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करना है, तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मिल्क में जो है एडिशनल चीज़ें, विटामिन ए जो है वो वीट में डाला जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एडिशनल जो आप एक तरह से के मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मिल्क में विटामिन डी एडिशनल डाला जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चे अगर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको एडिशनली विटामिन डी भी मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स में विटामिन ए ऐड ऑन किया जा रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया जा रहा है तो उसके साथ उनको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो इससे मॉल न्यूट्रिशन को जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। बट पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बायोफोर्टिफिकेशन से आप यील्ड बढ़ा सकते हैं, नहीं रेजिलेंस बढ़ा सकते हैं, नहीं, इसमें कहीं भी बात नहीं हो रही है कि जो बायोफोर्टिफिकेशन जब आप करेंगे तो क्रॉप अच्छी होगी या क्रॉप रेजिस्टेंट होगी, रेजिलेंट होगी, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मलेरिया इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, या फंगाई से होता है। तो अगर मलेरिया की बात करें तो दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, दैट इज प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रतपानी टाइगर रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड एज द 57 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन। रतपानी टाइगर रिजर्व जो है, जिसे 57 टाइगर रिजर्व डिजिग्नेट किया गया है, ये किस जगह पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल? सो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहां पे ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म बॉक्सिंग डे ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉक्सिंग डे जो है वो किससे रिलेटेड है? ये ऑप्शन बी यहां पर आ गया, ध्यान रखिएगा। ओके, कमेमोरेट द सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, Holocaust Remembrance Day, a public holiday after Christmas, or honors refugees around the globe. सो बॉक्सिंग डे एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे आफ्टर क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस के बाद जो अगले दिन जो हॉलीडे आती है दैट इज़ कॉल्ड अ बॉक्सिंग डे। और इस दिन जो है यूजुअली बॉक्सेस में जो है गिफ्ट जो हैं वो लेस फॉर्चुनेट लोगों को, गरीबों को बांटे जाते हैं क्रिसमस के अगले दिन, ठीक है। तो क्रिसमस के अगले दिन जो पब्लिक हॉलीडे आती है दैट इज कॉल्ड बॉक्सिंग डे, ठीक है। बॉक्सेस में गिफ्ट्स दिए जाते हैं लेस फॉर्च्यूनेट लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024? तो 2024 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला? एंजेला मार्कल, एलन जॉनसन, सिरलिफ, डैनियल बैरनबोम, वेरोनिका मिचेल ब्रेसलेट जेरिया। किन्हें मिला इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट?
सो वेरोनिका को मिला है ये प्राइज इन 2024। जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है वो वेरोनिका ब्रेशेट को मिलता है, और इस अवार्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है उनका कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। जो ह्यूमन राइट्स में और जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने काम किया है, उसी के रिकॉग्निशन में उनको 2024 में ये प्राइज दिया जाता है। Which among the following state of India is known as a Falcon capital of the world? Falcon capital of the world. So which state of India is known as Falcon capital of the world? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम या मणिपुर? सो करेक्ट आंसर है नागालैंड। रीजन क्या है इसे फैल्कन कैपिटल कहने का? क्योंकि जो लार्ज नंबर में जो अमर फैल्कन हैं वो माइग्रेट करते हैं नागालैंड में ड्यूरिंग देयर एनुअल माइग्रेशन। हर साल जो कुछ परिंदे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो लार्ज नंबर पे अमर फैल्कन्स जो है वो माइग्रेट करते हैं टू द नागालैंड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ग्लोबल रिपोर्ट है ट्रैफिकिंग पे वो रिलीज की जाती है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, दैट इज यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर बी इज हियर। टाइपिंग में प्रॉब्लम्स हो गई हैं इस बार। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड